जी अस्सलाम वालेकुम, कैफे आज के लेक्चर आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 24। आज के लेक्चर में कुछ 3 क्वेश्चन आपको हम असाइनमेंट के तौर पे दिए गए थे, वो डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद चैप्टर 4 का लास्ट लेक्चर है आज, और इसमें हम आखिरी पैराग्राफ के बारे में सीखेंगे जो कि है बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ। ठीक है, अच्छा अभी तक के लेक्चर आपको समझ आ रहे हैं? आज का लेक्चर समझ लीजिए आखिरी डिफिकल्ट लेक्चर होगा आपके लिए। अगर ये लेक्चर भी आपको समझ आ गया तो फिर सारा ऑडिट, बाकी नई चीजें आएंगी जरूर, लेकिन डिफिकल्ट नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, आज का लेक्चर थोड़ा अटेंटिव होकर सुनिएगा, ये आपके लिए इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर ध्यान से सुनेंगे और आज का आज ही जाके घर इसको याद करेंगे फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चीज याद करने वाली, समझने वाली तो है, थोड़ी सी चीज याद करने वाली भी है। तो ड्राफ्टिंग का काम है। ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है कि किसी डॉक्यूमेंट को लिखना, इसे कहते हैं ड्राफ्टिंग। जैसे होता था राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, तो इंग्लिश में होता था राइट, यहां पे हम कहेंगे ड्राफ्ट ए लेटर टू यू, तो लिखने को कहते हैं ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग कोई टेक्निकल, कोई हाई फाई टेक्निक नहीं है। ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, लेकिन जैसे आपको लेटर लिखने के असूल सिखाए जाते थे ना, ऊपर ये लिखना है, उसके बाद डेट लिखनी है, फिर ये डियर फ्रेंड ये लिखना है, कोमा लगाना है, उसी तरीके से हमारे ऑडिट में भी ड्राफ्टिंग के कुछ असूल हैं। ठीक है, जिसको वो असूल आ गए, चंद एक असूल है जो आज हम सीखेंगे, उसको ड्राफ्टिंग आ गई। आज हमने असूल सीखने हैं, जिसको असूल आ गए उसको ड्राफ्टिंग आ गई। तो ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज को लिखना, यह ड्राफ्ट का वैसे भी मीनिंग यही होता है। अच्छा चलिए, तो उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। अच्छा हाँ, सिमिलर क्वेश्चन एक और सुवर्ण ने पूछा। उन्होंने कहा सर आपने एमसीज मैटर में एग्जांपल दी थी फायर की, ठीक है, कि सिग्निफिकेंट इवेंट जो है वो जैसे था, वो एमसीज मैटर में कौन सी एग्जांपल थी, डिजास्टर की। डिजास्टर अगर हो तो उसी वजह से एमसीज मैटर पैराग्राफ इंक्लूड किया जाता है। और की ऑडिट मैटर में आपने एग्जांपल दी सिग्निफिकेंट इवेंट अकर ड्यूरिंग द ईयर। तो अगर फर्ज कीजिए ड्यूरिंग द ईयर कोई मेजर डिजास्टर होता है, जैसे फैक्ट्री में आग लग जाती है, ये मेजर डिजास्टर भी है और ये सिग्निफिकेंट इवेंट अकर ड्यूरिंग द ईयर भी है। अभी यार एमसीज मैटर के एग्जांपल में भी आ रहा है, की ऑडिट मैटर में भी आ रहा है। अच्छा इसके बारे में इंटरेस्टिंगली की ऑडिट मैटर वाला जो स्टैंडर्ड है, एमसीज मैटर वाला स्टैंडर्ड अलग है, ठीक है, वो है 706। की ऑडिट मैटर का अलग है, वो है 701। आपके लिए नंबर याद करने हरगिज जरूरी नहीं, ठीक है, लेकिन वैसे मैं आपको बता, जो 701 उसमें उसने ये बात बताई है कि सम टाइम ऐसा होता है कि एक इवेंट, कोई एक चीज, वो हो सकता है एमसीज मैटर में भी आ रही हो, वो हो सकता है की ऑडिट मैटर में भी आ रही हो। अमूमी तौर पे नहीं होता, बाकी और किसी केस में नहीं होता, लेकिन रेयर एग्जांपल्स हैं 2-3, रेयर एग्जांपल है 2-3। उसमें एक मैटर हो सकता है एक जगह पे आ रहा हो, दूसरा दूसरी जगह पे भी आ रहा हो, ठीक है। जैसे इसकी एक एग्जांपल है जब रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाए, वो स्कोप लिमिटेशन भी होता है, ओपिनियन में डिस्कस होता है। वो जो अदर ओपिनियन रिक्वायर्ड बाय लॉ है ना, उसमें प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव नॉट बीन केप्ट, उसमें भी आता है। लेकिन असल में उसमें आने की रीजन है लीगल रिक्वायरमेंट। स्टैंडर्ड कहता है मैं तो नहीं कह रहा कि दो जगह पे लेके, तुम्हारा लॉ कह रहा है तो उसकी बात मान लो, लेकिन स्टैंडर्ड में प्रोबेबली ये वाहिद एग्जांपल है जिसमें हो सकता है एक इवेंट एमसीज मैटर भी आए और एक की ऑडिट मैटर भी। अब जो गौर से सुनिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात केस स्टडी करते हुए भी थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं कुछ क्वेश्चंस में कि वो एमसीज मैटर में भी आ रहा होगा, की ऑडिट में भी आ रहा होगा। ये रीजन ये है कि जैसे डिजास्टर है ड्यूरिंग द ईयर, मशीनरी को नुकसान पहुंचा, डिजास्टर भी है, सिग्निफिकेंट इवेंट ड्यूरिंग, क्या करें। स्टैंडर्ड जवाब देता है ये ऑडिटर की जजमेंट है, चाहे तो एमसीज मैटर में उसको लिख दे, चाहे की ऑडिट मैटर में लिख दे, दोनों ठीक है, लेकिन दोनों जगह पे नहीं लिखना। जजमेंट की बेस पे किसी एक जगह पे लिख दे, दूसरी जगह पे इसको नहीं लिखना, चाहे एमसीज मैटर में लिख दे, चाहे की ऑडिट मैटर में लिख दे। और वो अब आगे आपके सिलेबस की बात नहीं है, लेकिन बता रहा हूं, वो कहता है अगर आप की ऑडिट मैटर वाली ऑप्शन, इसका मतलब इस तरह की सिचुएशन में आप एमसीज मैटर लिखेंगे वो भी ठीक हम करेंगे, की ऑडिट मैटर लिखेंगे वो भी ठीक करेंगे, ठीक है। अगर आप की ऑडिट मैटर लिखते हैं ना, तो स्टैंडर्ड ने आगे इंटरप्रिटेशन में कहा है, तो आपने क्या करना है, इसको ना फिर नंबर 1 की ऑडिट मैटर पे ले आइएगा, क्योंकि ये दूसरे की ऑडिट मैटर की निस्बत ज्यादा प्रोमिनेंट पोजीशन पे आना चाहिए, ये उनकी निस्बत ज्यादा अहम है, क्योंकि ये की ऑडिट मैटर भी था, एमसीज मैटर भी था, तो इसको थोड़ी सी प्रायोरिटी दे दीजिए, ये उसने कहा है। तो यानी ये स्टैंडर्ड भी इस बात को मानता है कि कुछ केसेस में एमसीज मैटर और की ऑडिट मैटर दोनों आ सकते हैं। तो उसमें सही क्या समझा जाएगा, जजमेंट की बेस पे जो आप, ठीक है। अमूमी तौर पे ये जो डिस्ट्रक्शन वगैरह होती है ना, इसमें हम की ऑडिट मैटर, जिसमें कोई इंपेयरमेंट वगैरह आ जाए, इंपेयरमेंट कोई एसेट को आग लग गई, तो नॉर्मल ट्रेंड यह है, इसकी कोई खास वजह नहीं है, लेकिन जैसा बताया था ना कि की ऑडिट मैटर में स्टैंडर्ड 3 ऑप्शन दिए, प्रोसीजर्स, ऑब्जर्वेशंस और आउटकम। हालांकि तीनों ऑप्शन, लेकिन प्रैक्टिस में यूं ही एक प्रैक्टिस चल पड़ी है कि प्रोसीजर्स को लिखा जाता है। उसी तरह अगर कोई एसेट डिस्ट्रॉय हो जाए, आग लग जाए, तो वो एक डिजास्टर है, एमसीज मैटर भी दे सकते हैं, की ऑडिट मैटर भी दे सकते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिस क्या चल पड़ी है कि की ऑडिट मैटर दिया जाता है, ठीक है। बाकी आप दोनों में से जो भी लिखेंगे, इस केस में जो दोनों में आ रहा हो,
जो नहीं आ रहा वो नहीं, जो आ रहा है ये ना प्रायर पीरियड कार्ड किसी और ने कहा है कि आपके सर ये भी की ऑर्डर मैटर में डाल दें, वो नहीं की ऑर्डर मैटर में आना, वो अदर मैटर में आना। ठीक है, तो कुछ केसेस में ये हो सकता है। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क हो, सर ने कहा था एमसीक्यू मैटर पे डाल दे चाहे दोनों, नहीं हर केस में नहीं कह रहा। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है तो वो तो एमसीक्यू मैटर ही आएगा। सिर्फ ये जो मेजर डिजास्टर होता है ना, इस केस में कह रहा हूं एमसीक्यू मैटर भी एक्सेप्टेबल होगा, की ऑडिट मैटर भी एक्सेप्टेबल होगा। डन जी। अच्छा, दूसरा स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, अगर की ऑडिट मैटर स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तो नहीं बन रहा कोई चीज की ऑडिट मैटर, लेकिन लोकल लॉज के मुताबिक बन रहा है, तो फिर इसमें क्या करेंगे? तो जनरल रूल आपको बताया हुआ है, लॉ जो भी कहता है वो हम इंक्लूड करते हैं, और इसमें जो प्रोसीजर्स होंगे ना वो भी फिर लॉ के होंगे। इसकी एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है जो एक दफा यही फिर उसके बाद नहीं आई। जब कंपनीज एक्ट 2017 अप्लाई हुआ था ना 2017 में, आप अगर पास में 2017 की फाइनेंशियल में अभी भी होगी, 10-12 साल की होती है, किसी कंपनी की 2017 या 18 की ऑडिट रिपोर्ट को निकाल के देखिए, पूरे पाकिस्तान में जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, हर कंपनी में एक की ऑडिट मैटर आपको कॉमन मिलेगा। वो क्या था? इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। क्योंकि कंपनीज एक्ट में कुछ रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन के हवाले से भी होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करते हैं, तो उनका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी आया था। और राइटर को अच्छा खासा, चूंकि कंपनीज एक्ट कंपनीज ऑर्डिनेंस की निस्बत सिग्निफिकेंटली डिफरेंट था, उनको अच्छा खासा मेहनत करनी पड़ी थी। तो अब लेकिन इसमें कंप्लायंस के लिए, इसको चेक करने के लिए कि कंपनीज एक्ट के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनिए कि नहीं, बताइए प्रोसीजर कहां से आए होंगे? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से कि कंपनीज एक्ट से? कंपनीज एक्ट से, उसकी कंप्लायंस के मुताबिक देखते हैं। ठीक है, तो बात याद रखिए, ऐसा होता है कि स्टैंडर्ड साइलेंट है किसी चीज के ऊपर, लोकल लॉज कह रहे हैं कि ऐसे करो तो हमने वैसे करना है, बल्कि इवन स्टैंडर्ड अगर कुछ कह भी रहे हो लेकिन लोकल लॉज उनसे डिफरेंट बात कर रहे हो, हमने कौन सी बात माननी है? लोकल लॉज। क्लियर हो गया जी? और की क्वेश्चन? ये हाइब्रिड क्लास में दोनों बच्चों ने क्वेश्चन पूछे थे। अगर टैक्स कंटीजेंसी बहुत सी हो, उनमें से एक सिंगल मेजर भी हो, क्या करेंगे? एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, पहली चीज है एग्जाम में या सिंगल पूछेगा या मल्टीपल कहेगा, वेरियस कंटीजेंसीज है। प्रैक्टिस में अगर हो तो फिर हम इसको जो सिंगल वाली होगी इसको एमसीक्यू मैटर में ले जाएंगे, और जो मिसलीनियस अदर वाली होंगी उनको की ऑडिट मैटर में। ठीक है, और की क्वेश्चन? प्राइवेट कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर रिक्वायर्ड नहीं है बाय स्टैंडर्ड, आ सकता है, आएगा तो दो में से कोई एक रीजन होगी, या तो लॉ रिक्वायर कर रहा होगा या ऑडिटर की जजमेंट के मुताबिक जरूरी होगा इसको देना। ठीक है, स्टैंडर्ड में जब आप सोल्यूशन बना रहे हो आपने कंप्लीट बात करनी है कि वैसे तो रिक्वायर्ड बाय आईएसएस नहीं है, लेकिन बेस्ड ऑन लीगल रिक्वायरमेंट या बेस्ड ऑन ऑडिटर जजमेंट इंक्लूड किया जा सकता है। जी, हाँ, फायर के केस में उन्होंने कहा सर वो फायर के केस में अगर हम उसको की ऑडिट मैटर की तरफ लेके जाते हैं ड्यूरिंग द मशीनरी को फायर, तो उसमें प्रोसीजर्स क्या होंगे? प्रोसीजर्स में अभी आपको उनकी तरफ नहीं लेके जाना चाह रहा, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। प्रोसीजर हमारे सारे के सारे जो है ना वो गालबन चैप्टर 11 में होंगे। ठीक है, चैप्टर 11 में वो आपको डिफरेंट सिचुएशंस बताएगा और ये सिखाएगा इस सिचुएशन में क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है, उस सिचुएशन में क्या करना है। वो मैं अभी आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी जितना अगर आप समझ रहे हैं रिपोर्ट का वही बहुत है, वही बहुत। और खास तौर पे अगर आज का लेक्चर भी आप समझ लेते हैं ना, समझ लीजिए आप मिनी ऑडिटर बन गए, सच में मिनी ऑडिटर बन गए। इसके बाद आपको प्रॉब्लम इंशाल्लाह कोई नहीं होगी, नए कंसेप्ट जरूर आएंगे लेकिन टेक्निकल कंसेप्ट आप सारे, ये मैंने आपको शायद पहले लेक्चर में भी कहा था या पहले चैप्टर में कि चैप्टर 1 में 5 एलिमेंट, 2, 3, 4 में इन्हीं एलिमेंट्स की डिस्कशन है। चैप्टर 4 के एंड पे आपको पता चल जाएगा कि आप कहां पे है और आसानी से इसको करवा। जिस स्टूडेंट को पहले 4 चैप्टर आसान लगे बाकी 8 भी आसान लगता है। नए कंसेप्ट जरूर आते हैं, बार-बार कह रहा हूं, ये ना समझेगा हर, लेकिन ज्यादातर कंसेप्ट एग्जिस्टिंग की ही डिटेल होगी। और जिसको ये मॉडरेट लगते हैं उसको पूरा ऑडिट मॉडरेट लगेगा, जिसको ये डिफिकल्ट लगे उसको पूरा ऑडिट डिफिकल्ट लगेगा। ये सैंपल है, समझ लीजिए सारे ऑडिट का पहले 4 चैप्टर निचोड़ है उसका। अनमोडिफाइड ओपिनियन का रेफरेंस किया, क्योंकि बाय डेफिनेशन इनका क्वेश्चन ये है कि जब मॉडिफाइड ओपिनियन आता है वो हमने पढ़ा था, उसका रेफरेंस की ऑडिट मैटर में देंगे, उसको डिस्क्राइब नहीं करना कि यार डिस्क्राइब उधर बेसिस में होगा, रेफरेंस देते हैं। क्वेश्चन ये अनमोडिफाइड ओपिनियन का रेफरेंस क्यों नहीं दे रहे? वो इसलिए कि उसमें कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं ना। नहीं, वो कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन नहीं है। जो दूसरे मैटर होंगे वो हम की ऑडिट मैटर में इंक्लूड कर लेंगे। अनमोडिफाइड ओपिनियन का मतलब है कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, तो चूंकि मटेरियल मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन एक सिग्निफिकेंट मैटर होता है तो उनकी सिग्निफिकेंस की वजह से की ऑडिट मैटर में इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, अनमोडिफाइड ओपिनियन का मतलब देयर वाज नो मटेरियल मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन, तो सिग्निफिकेंट मैटर ही नहीं, तो ये ओपिनियन मॉडिफिकेशन का उसको इंक्लूड भी नहीं करते। अगर कोई भी की ऑडिट मैटर नहीं है तो क्या की ऑडिट मैटर सेक्शन रिपोर्ट में इंक्लूड होगा? इसका जवाब है यस, इंक्लूड होगा। उसमें हम पहले हेडिंग देंगे, फिर की ऑडिट मैटर को डिस्क्राइब करेंगे कि होता क्या है, फिर अगली सिर्फ एक लाइन लिखेंगे, देयर वाज नो की ऑडिट मैटर टू बी रिपोर्टेड। जी, आउटकम या ऑब्जर्वेशन मैंने आपसे कहा था ये सिर्फ याद करने वाला काम है। 3 ऑप्शन होते हैं ना की ऑडिट मैटर में, एक प्रोसीजर लिख सकते हैं आप, एक आउटकम, एक ऑब्जर्वेशन। आउटकम ऑब्जर्वेशन सिर्फ रटे वाला पॉइंट है, प्रोसीजर के ऊपर फोकस करना है। प्रैक्टिस में फॉलो भी प्रोसीजर होते हैं, याद तीनों करने हैं। एग्जाम में वो आपसे पूछे कि क्या इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं तो तीनों लिखेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली कौन सी ऑप्शन होती है? जैसे इसकी एक और एग्जांपल आपको दी थी, ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी पैराग्राफ की प्लेसमेंट। वो कहता है 3 जगह पे कर सकते हैं, बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, अपेंडिक्स और वेबसाइट। रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन पूछे तो तीनों लिखेंगे,
प्रैक्टिस में और केस स्टडी में हमेशा सिर्फ एक ही ऑप्शन देगा वो आपको विद इन द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। जी ये एसी के डायरेक्शन ऊपर कर दीजिएगा जी। लोकल लॉज की कहीं पे भी कंफ्लिक्ट आ जाए ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ, वो चाहे अकाउंटिंग के हो, वो चाहे ऑडिट के हो, वो चाहे और कोई से भी हो, हमेशा लोकल लॉज प्रिवेल करते हैं, हमेशा लोकल लॉज प्रिवेल करते हैं, ये सूल याद रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं होम असाइनमेंट की तरफ। होम असाइनमेंट में पहले क्वेश्चन 16, व्हाट इज मेंट बाय की ऑडिट मैटर। की ऑडिट मैटर की डेफिनेशन आ जाएगी। हाउ ऑडिटर डिटरमिन वेदर ए मैटर इज की ऑडिट मैटर और नॉट। कैसे डिटरमिन करता है ऑडिटर? फैक्टर्स या एग्जांपल्स। क्या लिखेंगे? फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स याद है आपको? नेक्स्ट, बी डज रिक्वायरमेंट टू इंक्लूड की ऑडिट मैटर सेक्शन इन ऑडिट रिपोर्ट अप्लाई टू ऑल ऑडिट क्लाइंट्स। लिस्टेड पे है और अनलिस्टेड पे अगर लॉ रिक्वायर करे तो इंक्लूड करते हैं या ऑडिटर जरूरी समझे तो। जी पहले क्वेश्चन में फैक्टर्स 2 स्टेप्स भी लिखे, हाउ ऑडिटर डिटरमिन वेदर मैटर्स की ऑडिट मैटर, वो 2 स्टेप्स भी लिखे, वो जो था मोस्ट सिग्निफिकेंट कम्युनिकेटेड वाला, और फिर फैक्टर्स भी लिखे। वैसे तो ये मार्क्स लेके डिसाइड करते हैं हम, लेकिन मार्क्स मेंशन नहीं है तो आपको दोनों चीजें लिखनी चाहिए। व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन व्हाइल प्रेजेंटिंग ए की ऑडिट मैटर इन ऑडिट रिपोर्ट। क्या इंफॉर्मेशन दी जाती है? व्हाट, व्हाई और हाउ। अच्छा हाउ में सिर्फ एक ऑप्शन प्रोसीजर वाली लिखेंगे या तीनों ऑप्शन? तीनों ऑप्शन लिखेंगे। रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में तीनों लिखते हैं, प्रैक्टिकली सिर्फ एक फॉलो करते हैं। कौन सी वाली? प्रोसीजर। 18, अच्छा ये पास पेपर का क्वेश्चन है 18। कैन आई रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशंस इन द लाइट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट इन रेवेन्यू वाज कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट रिस्क। सिग्निफिकेंट रिस्क था, सिग्निफिकेंट रिस्क को अंडरलाइन कर लें। एंड वाज आल्सो कम्युनिकेटेड टू दोचाबी गवर्नेंस, कम्युनिकेटेड टू दोचाबी गवर्नेंस भी था। डिस्कस वेदर इट शुड बी इंक्लूडेड इन द की ऑडिट मैटर सेक्शन। ये की ऑडिट मैटर सेक्शन से हमें पता चला की ऑडिट मैटर टॉपिक का क्वेश्चन है, क्या ये इंक्लूड होना चाहिए? सिग्निफिकेंट भी है, कम्युनिकेट भी किया, डेफिनेटली करंट ईयर का ही होगा। पिछले साल का रेवेन्यू तो हम चेक ही नहीं करते, पिछले साल के रेवेन्यू की तो रिस्क असेसमेंट करते ही नहीं है। तो तीनों कंडीशन पूरी हो रही है, क्या इंक्लूड हो सकता है? लेकिन वो हमारी एग्जांपल वाली लिस्ट में तो नहीं था। बाकी अब ये देखिए उसने एग्जांपल्स के अलावा क्वेश्चन पूछ लिया और कंडीशन पूरी करवा दे। जब कंडीशन पूरी हो जाए तो फिर तो कोई भी एरिया की ऑडिट मैटर में आ सकता है। तो ये भी आ सकता है क्या? यस, आप इसमें इसकी कंडीशन तीनों पूरी करवा देंगे। करंट ईयर का है, सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट रिस्क है, कम्युनिकेटेड विद दोस गुड। ए में कोई प्रॉब्लम? बी नो सच मैटर अरोज ड्यूरिंग द ऑडिट व्हिच नीड्स टू बी रिपोर्टेड एज की ऑडिट मैटर। डिस्कस वेदर द ऑडिटर स्टिल नीड्स टू इंक्लूड की ऑडिट मैटर सेक्शन इन ऑडिट रिपोर्ट। कोई नहीं भी है फिर भी क्या सिर्फ इतना लिखते हैं कि यस इंक्लूड करेगा, कि उसके साथ आगे फर्दर एक्सप्लेन पूरा आंसर देना है। पूरे आंसर में क्या लिखेंगे, क्या इंक्लूड करना है? कि की ऑडिट सेक्शन आ जाएगी, डेफिनेशन आ जाएगी की ऑडिट मैटर की, फिर उसके बाद लाइन लिखनी है वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट। वही की ऑडिट मैटर क्या होते हैं? इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज जिसको बोलते हैं। हर की ऑडिट मैटर सेक्शन के स्टार्ट में पहले इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज आती है, फिर उसके बाद की ऑडिट मैटर आते हैं, ऐसा ही है। अच्छा 2 नंबर नहीं, वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे सारी इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज, सिर्फ मेंशन कर देंगे कि की ऑडिट मैटर सेक्शन आएगा, उसके अंदर इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज लिखी जाएगी और फिर ये स्टेटमेंट लिखी जाएगी वी हैव नथिंग रिपोर्ट इन दिस। ये 4-5 लाइन में निमट जाएगा सारा। जी आंसर में लिखा हुआ है शायद इफ करके, उन्होंने कहा कि सर क्वेश्चन में क्लियरली बता रहा है सिग्निफिकेंट रिस्क है, क्वेश्चन में इफ करके लिखा हुआ है, तो इफ लिख आंसर में इफ करके, इफ की बजाय लिख दे एज, आपका कंसेप्ट ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक है। हाँ स्टूडेंट का आर्गुमेंट ये है कि सर वो उधर डेफिनेशन में उसने मोस्ट सिग्निफिकेंट बोला हुआ है, तो ये सिग्निफिकेंट तो है, मोस्ट सिग्निफिकेंट का कंफर्म नहीं है, शायद इस वजह से लिखा हुआ है, लेकिन सिग्निफिकेंट रिस्क उसने बोल दिया तो इसका मतलब हमें यही इंडिकेशन दे रहा है। देखिए एग्जामिनर ना याद रखिएगा, आपके एग्जैक्ट अल्फाज नहीं मिलाएगा कभी, कंसेप्ट के एग्जैक्ट वर्ड सॉल्यूशन में सॉरी केस स्टडी में इंक्लूड नहीं करेगा, वो आपको इंडिकेशंस देगा, कंफर्म नहीं करवाएगा। मोस्ट सिग्निफिकेंट देता तो उसे पता था फौरन ही हमें की ऑडिट मैटर की तरफ चले जाते। बी क्लियर, ऐसे ही लिखा हो, ठीक है जो भी लिखा हुआ समझ में, ठीक है। वो नए पुराने एडिशन में, उसका पुराने एडिशन में कुछ और लिखा हो शायद, लिखा हुआ नहीं, चले ठीक है। अच्छा बल्कि इसे याद आ गया मुझे, ये अक्सर प्रॉब्लम होती है कुछ स्टूडेंट को, नया एडिशन पुराना एडिशन। तो मैंने आपको पहले बताया था अगर फर्स्ट टाइम पढ़ना है तो बेहतर ये होता है न्यू एडिशन लीजिए, लेकिन अगर किसी के पास पुराना एडिशन है तो जो उसके क्वेश्चंस हैं वो हम LMS के ऊपर अपलोड कर दिए मैंने 4 चैप्टर्स के। तो आप जब होम असाइनमेंट किया करें ना, तो चूंकि वॉल्यूम 2 के क्वेश्चंस डिफरेंट है, तरतीब नए क्वेश्चंस ऐड हो जाते हैं, कुछ पुराने क्वेश्चन जो डुप्लीकेट हो रहे हैं तो उनको डिलीट कर देते हैं, तो तरतीब हर एडिशन में चेंज हो जाती है। तो वो आपके LMS के ऊपर अवेलेबल है, आप वहां से फाइल डाउनलोड करके लेटेस्ट, चाहे आप एडिशन पुराना यूज कर रहे हैं वॉल्यूम 1, लेकिन जो प्रैक्टिस है वो आप वॉल्यूम 2 से कर सकते हैं नए एडिशन से, ठीक है जी। या फिर अल्टरनेट ऑप्शन ये है कि क्लास में कोई दूसरा स्टूडेंट अगर है उसे कहे भाई वॉल्यूम 2 या वॉल्यूम 1 थोड़ी देर के लिए मुझे दिखाओ,
1 घंटे में वो आप बल्कि 1 घंटा क्या जो चैप्टर चल रहा है सिर्फ वही 5 मिनट में तस्वीर ले लें और क्लास में असाइनमेंट घर जाके कर लिया करें। नेक्स्ट सी, ए क्वालिफाइड ओपिनियन हैज बीन एक्सप्रेस्ड, द डिटेल्स ऑफ द क्वालिफिकेशन आर आल्सो मेंशन्ड इन द की ऑर्डर मैटर सेक्शन, इज इट एप्रोप्रिएट टू डू सो? क्यों? डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन बेसिस पर क्वालिफाइड ओपिनियन में आनी चाहिए, उसका यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस आना चाहिए। शाबाश, क्लियर जी, कोई प्रॉब्लम? चलिए जी जी जी, हाँ जी, ये वाला सी वाला, हाँ जी हाँ जी हम्म हम्म इसका, हाँ जी नहीं, इनका क्वेश्चन ये है कि सर आपने ये बताया कि मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन बाय नेचर की ऑडिट मैटर है, इसलिए अगर कभी ये किसी ऑडिट में आए तो वो की ऑडिट मैटर में इनका रेफरेंस आता है, ठीक है जी। लेकिन उन्होंने कहा सर आपने एक और कंसर्न पढ़ाया कि अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाए तो फिर की ऑडिट मैटर सेक्शन बिल्कुल उड़ जाता है, आता ही नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा सर अब 2 केसेस है, नंबर 1 स्कोप लिमिटेशन है, उसका इफेक्ट परवेसिव, नंबर 2 स्कोप लिमिटेशन है, उसका इफेक्ट मटेरियल है। जब है दोनों में स्कोप लिमिटेशन, लेकिन जब मटेरियल है तो आप कह रहे हैं कि ऑडिट मैटर सेक्शन आएगा और हम बल्कि बाकायदा की ऑडिट मैटर सेक्शन के अंदर उस मटेरियल स्कोप लिमिटेशन बेसिक क्वालिफाइड का रेफरेंस देते हैं। लेकिन अगर स्कोप लिमिटेशन का परवेसिव है तो उसमें आप बिल्कुल ही उड़ा देते हैं, उसमें क्यों नहीं रेफरेंस दे? वो भी तो बाय नेचर की ऑडिट मैटर है। वो रीजन उसकी ये होती है, देखिए आर्गुमेंट आपका ठीक है कि हो सकता है 60% स्कोप लिमिटेशन हो फाइनेंशियल से, 40% तो काम किया होगा, 40% में हो सकता है कोई मैटर अहम हो, तो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है, आपकी बात जो है वो प्रैक्टिकली बिल्कुल कि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन भी हो किसी ऑडिट क्लाइंट पे और की ऑडिट मैटर भी हो किसी दूसरे केस में, तो उसको इंक्लूड क्यों नहीं किया जाता? उसकी रीजन मैं आपको बता, रीजन आपने कहीं यूज नहीं करनी, लिखनी नहीं है, सिर्फ उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो मैं बता रहा हूं, आपके लिए जानना जरूरी भी नहीं था। रीजन ये है कि रिपोर्ट के अंदर इंटरनल इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि किसी भी डॉक्यूमेंट में इंटरनल इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे फर्ज कीजिए आप अपना सीवी बना रहे हो और उसमें कह रहे हो कि जी आपने 2022 से लेके 24 तक, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है वो कह रहा है कि जी मैं अब्रॉड रहा हूं, बाहर के मुल्क में रहा हूं, ठीक है, और फिर 2023 में पता चले पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी उसने की हुई है। अब ये देखिए, ये एक ही सीवी का इनकंसिस्टेंसी आ गई। अच्छा, हो सकता है सच हो, मे बी वो पेपर देने के लिए आ गया हो, या मे बी कोई फॉरेन कोई ऐसी स्कीम हो कि फॉरेन में बैठ के पेपर दे, लेकिन इनकंसिस्टेंसी आ गई। अब अगर सीवी पे तो बंदा बैठा होगा, वो लाजमी तो नहीं फोन करके डिटेल पूछे, उधर ही हो सकता है उसके जहन में आ जाए यार ये तो 2 नंबर कर रहा लगता है, ये साथ में कह रहा है कि मैं बाहर रहा हूं 2 साल, और साथ में उसने लोकल डिग्री भी, ये प्रोटासिस का काम पड़ता रहा होगा, ये पेपर कहां दे आ सकता। ऐसी इनकंसिस्टेंसी को अवॉइड होना चाहिए। एग्जैक्टली उसी तरीके से जब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होता है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के साथ की ऑडिट मैटर पॉसिबल है, आ जाइए, स्टैंडर्ड खुद कहता है पॉसिबल है, लेकिन कहता है इंक्लूड नहीं करना। रीजन ये है कि यूजर इस इनकंसिस्टेंसी का शिकार हो सकता है, दोनों स्टेटमेंट कंफ्लिक्टिंग होगी एक ही रिपोर्ट के अंदर, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन भी और की ऑडिट। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में वो कह रहा होगा कि मुझे सब्सटेंशियली कोई भी एविडेंस काम नहीं करने दिया गया और मुझे एविडेंस ही कोई नहीं मिला, और दूसरी तरफ की ऑडिट मैटर के अंदर कह रहा होगा मैंने ये काम भी, ये बड़ा सिग्निफिकेंट था, मैंने ये काम भी किया, ये भी किया, ये भी किया। तो एक तरफ कह रहा है मैंने कुछ भी नहीं किया तकरीबन, और दूसरी तरफ एविडेंस नहीं है, और दूसरी तरफ साथ ही की ऑडिट मैटर में ये कह रहा है कि मैंने ये भी किया, ये भी किया। तो कहेगा या तो तूने काम किया है या नहीं किया। भाई डिस्क्लेमर में कह रहे हो नहीं किया, की ऑडिट में कह रहे हो किया है। इनकंसिस्टेंसी, कंफ्लिक्टिंग स्टेटमेंट हो सकती है जो कंफ्यूजन का शिकार बनाए यूजर को। इसी वजह से हालांकि प्रैक्टिकली पॉसिबल है डिस्क्लेमर की ऑडिट मैटर स्टैंड कहता है रिपोर्ट नहीं करना। क्लियर जी? और की क्वेश्चन? चलिए अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। अच्छा, उस दिन वैसे तो मैंने तकरीबन सारे कंसेप्ट कंप्लीट कर लिए थे करा के, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी में आप कह रहे थे सर बस बस बस, तो मैं एक दफा तसल्ली करना चाहता हूं, हमारी क्विक रिवीजन भी हो जाएगी और अगर कोई स्टेटमेंट रह गई थी, कोई पॉइंट, तो वो भी डिस्कस हो जाएगा। सबसे पहले क्या हमें क्लियर है कि कब की ऑडिट मैटर सेक्शन रिपोर्ट में इंक्लूड करना है? लिस्टेड कंपनी में रिक्वायर्ड है, अनलिस्टेड में भी कर सकते हैं, वो 2 पॉसिबल। शाबाश। और कब इंक्लूड नहीं करना? अच्छा, ये है व्हेन की ऑडिट मैटर सेक्शन इज नॉट इंक्लूडेड। एक कंसेप्ट है व्हेन ए सर्टेन की ऑडिट मैटर इज नॉट इंक्लूडेड इन रिपोर्ट, वो अलग कंसेप्ट है। व्हेन ए सर्टेन की ऑडिट मैटर सेक्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन रिपोर्ट, वो अलग। ये की ऑडिट मैटर पूरा सेक्शन की बात कर रहा है, इंडिविजुअल की ऑडिट मैटर की बात नहीं कर रहा। एक है कि की ऑडिट मैटर बताओ कब की ऑडिट मैटर सेक्शन पूरे का पूरा नहीं आएगा। एक है कि एक मैटर जो ऑडिटर ने डिसाइड कर लिया कि की ऑडिट मैटर है, बताओ वो रिपोर्ट में कब नहीं आएगा। इसका मतलब है ये वही की ऑडिट मैटर नहीं आएगा, बाकी के आएंगे। लेकिन जब सेक्शन नहीं आएगा ना तो कोई भी नहीं आएगा। फर्क समझ रहे हैं? ये सेक्शन लेवल पे बात कर रहा है, जैसे वो हम एक मिलता जुलता कंसेप्ट पढ़ते थे ना, असर्शन लेवल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। ये ओवरऑल लेवल, ओवरऑल की ऑडिट मैटर की बात कर रहा है, पूरे का पूरा सेक्शन ही कब नहीं आएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। कैसे डिसाइड करें कि मैटर की ऑडिट मैटर है? डेफिनेशन और फैक्टर्स।
ठीक है, डेफिनेशन में सबसे जो अहम चीज है वो 3 है, सिग्निफिकेंट, करंट, कम्युनिकेशन भी 2 चाप एक बस। क्लियर? ये एग्जांपल्स खासतौर पे मुझे बताया, एग्जांपल में कोई ऐसी तो नहीं है जिससे आपको इख्तिलाफ हो? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग बड़ी बड़ी, जैसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी IFRS 15, इससे बढ़ के एग्जांपल क्या होगी? अगर किसी कंपनी में IRS 15 अप्लाई करते हुए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आए या वो एक मोस्ट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी हो, उनको की मैटर में इंक्लूड कर सकते हैं अक्सर कंपनी। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ना मुझे हैरानी होती है बाज़ वैसे कि स्टैंडर्ड बनाने वाले ने रेवेन्यू की एग्जांपल नहीं दी, लेकिन अक्सर कंपनीज रेवेन्यू को की ऑडिट मैटर में इंक्लूड करती हैं, कहती हैं सबसे अहम, बल्कि ये ड्राइविंग फोर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, बाकी सारी चीजें भी इसके ऊपर बेस कर रही होती है। तो एग्जांपल उसे डायरेक्ट एग्जांपल में लिखना चाहिए था रेवेन्यू, लेकिन उसे डायरेक्ट एग्जांपल में नहीं लिखा। बहरहाल बाकी उसने जगह छोड़ दी थी कि और भी की ऑडिट मैटर हो सकते हैं, इस वजह से हम, लेकिन ये अगर टॉप पे एग्जांपल होती रेवेन्यू वाली ज्यादा बेहतर था। तो रेवेन्यू इसी वजह से जब वो बताते हैं ना रीजन कि क्यों हमने इसको की ऑडिट मैटर के स्टोर पर सेलेक्ट किया, एक रीजन वो ये बताते हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट केपीआई है कंपनी का, केपीआई समझ, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, और दूसरा इसकी रिकॉग्निशन और मेजरमेंट में कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व होती हैं। चलिए, अच्छा अहम चीज ये तो चले हमने केस स्टडी के लिए याद कर लिया, बाकी भी एरियाज की ऑडिट मैटर में इंक्लूड हो सकते हैं अगर वो रिक्वायरमेंट को पूरा करते हो। नेक्स्ट, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन रिपोर्ट। कैसे कम्युनिकेट करना है? पहले मेन हेडिंग, अब ये देखिए डेफिनेशन है। अब अगर तो की ऑडिट मैटर है तो नीचे लाइन क्या आएगी? वी हैव डिटरमाइंड द मैटर डिस्क्राइब्ड बिलो टू बी की ऑडिट मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड इन आवर रिपोर्ट। और अगर कोई की ऑडिट मैटर नहीं है, वी हैव डिटरमाइंड दैट देयर वाज नो की ऑडिट मैटर, लेकिन अभी है, तो वो कह रहे थे नीचे डिस्क्राइब करना है वन बाय वन, 3 चीजें डिस्क्राइब करनी है, व्हाट, व्हाई, हाउ, और हाउ में 3 ऑप्शन है, तीनों में से कोई एक करनी है, ज्यादातर पहले वाली ही की जाती है। और ये एग्जांपल आपने पढ़ी है। अच्छा, ये आपको समझ लगी, मैनेजमेंट में डिसाइड आइटम में एनकरेज टू इंक्लूड अ न्यू एडिशन रिलेटेड टू की ऑडिट मैटर इन फंड, यानी ऑलरेडी एक डिस्क्लोजर था, जब आइटम ने डिसाइड किया कि ये की ऑडिट मैटर बनेगा और डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट किया, डायरेक्टर ने कहा ठीक है जी आपके लिए अहम है, तो हमारे लिए सर आंखों पे, हम भी इसको थोड़ा मजीद एक्सप्लेन कर देते हैं, यूजर को क्लैरिटी मिल जाए। रिक्वायर्ड नहीं था हालांकि न्यू डिस्क्लोजर या एडिशनल डिस्क्लोजर, तो मैनेजमेंट ने अपनी मर्जी से इंक्लूड कर दिया, कर सकते हैं। ए रेफरेंस हेल्प्स यू, और फिर उसके बाद रेफरेंस की बात कर रहा है, रेफरेंस को तो अंडरलाइन कर लें। प्रैक्टिस में आप प्रोबेबली जितने भी की ऑडिट मैटर देखेंगे, हालांकि रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन की ऑडिट मैटर में रेफरेंस आता जरूर है। ठीक है, C5 लाल पे उसने कुछ केस स्टडी में जैसे रिपोर्ट में एरर आइडेंटिफाई कराता है ना, तो उसने की ऑडिट मैटर देके कहा था एरर आइडेंटिफाई करो, उसमें एक एरर में ये भी था कि उसने नोट्स का कौन सा रेफरेंस दिया हुआ था, सॉल्यूशन में उसने कहा नोट्स का कौन सा रेफरेंस आना चाहिए, क्यों, रीजन ये लिखी थी, ए रेफरेंस हेल्प्स द यूजर टू बेटर अंडरस्टैंड की एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर एंड हाउ मैनेजमेंट एड्रेस्ड इट। मैनेजमेंट ने उसे कैसे एड्रेस किया? ऑडिटर तो अपना एड्रेस बता ही देगा कि ऑडिट मैटर के, मैनेजमेंट ने कैसे एड्रेस किया वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा होगा, रेफरेंस बता देंगे तो उनको मैनेजमेंट का भी पता चल जाएगा। क्लियर जी? नेक्स्ट है जी नोट्स। इफ देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स इन ऑडिट, थोड़ा बड़ा कर ले, ये क्या कह रहा है? पहला पॉइंट, इफ देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स इन ऑडिट, ऑडिटर शैल इंक्लूड की ऑडिट मैटर सेक्शन रिपोर्ट एंड शैल स्टेट देयरइन दैट वी हैव डिटरमाइंड दैट देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स टू कम्युनिकेट इन आवर रिपोर्ट। वही बात, सेक्शन फिर भी आएगा लेकिन मैटर नहीं आएगा। अच्छा, अब ये सेकंड वाला जरा देखिएगा, आपने कह रहा है ए मैटर डिटरमाइंड टू बी की ऑडिट मैटर, एक मैटर जिसके बारे में ऑडिटर डिसाइड कर चुका है कि वो की ऑडिट मैटर है, वो ऑडिटर कम्युनिकेट नहीं करेगा। कब? इफ लॉ और रेगुलेशन प्रीक्लूड्स पब्लिक डिस्क्लोजर, जब लॉ या रेगुलेशन मना करें, प्रीक्लूड का मतलब है मना करें कि पब्लिक डिस्क्लोजर नहीं देना। मिसाल के तौर पे जब पब्लिक कम्युनिकेशन से कोई इन्वेस्टिगेशन को खतरा है, नुकसान पहुंच सकता है, प्रेजुडाइज का मतलब हार्मफुल हो सकता है डिस्क्लोजर इन्वेस्टिगेशन में, तब इसको इंक्लूड नहीं करना। या इन रेयर केस ऑडिटर डिटरमाइन दैट एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कम्युनिकेशन विल आउटवे द पब्लिक इंटरेस्ट। कह रहा है एक का मैटर की ऑडिट मैटर है, उसके बावजूद भी 2 सेशन में आपने उसको रिपोर्ट, बाकी की ऑडिट मैटर रिपोर्ट इंक्लूड कर दें, वो नहीं करना। क्यों नहीं करना? पहली एग्जांपल हो सकती है कि जब उसके फायदे कम नुकसान ज्यादा हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर फर्ज कीजिए गवर्नमेंट का कोई इदारा, उसका हैवी पेमेंट की गई है किसी जासूस को फॉर एग्जांपल, या फॉरेन अफेयर्स में किसी को, अब वो किसको पेमेंट की गई है, कॉन्फिडेंशियल मैटर है। अगर उस कंपनी की या उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस इदारे की ऑडिट रिपोर्ट के अंदर बता दिया जाए कि सर इनका अच्छा खासा फंड तो ये जासूसों के पास गया, ये जासूस इस मुल्क में है, तो बताइए फायदा तो हो जाएगा, पता चलेगा फंड ट्रांसपेरेंट यूज हो रहे हैं, क्या नुकसान भी होगा? तो पकड़े जाएंगे सारे। फायदा कम नुकसान ज्यादा है, क्या इसे की ऑडिट में इंक्लूड होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। दूसरी एग्जांपल, फर्स्ट कीजिए हम एज ऑडिटर वेरिफिकेशन प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे थे, हमें पता चला कुछ है सिग्निफिकेंट एक्सपेंसेस हैं और उनमें डायरेक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट है। जैसे एक केस में हमने क्या किया, देखा, मिलता जुलता रियल केस है, थोड़ा सा फैक्ट्स को चेंज करके मैं आपके सामने रख रहा हूं
कि गाड़ियां खरीदी कुछ, उनमें से एक गाड़ी डायरेक्टर के नाम पे थी और डायरेक्टर अपनी पर्सनल गाड़ी की जो इंस्टॉलमेंट थी वो कंपनी के अकाउंट से पे करवा रहा था। क्योंकि बहुत सी गाड़ियों की पेमेंट जा रही थी इकट्ठी हो गई, तो पता नहीं चलता था कि कौन सी वाली कंपनी की या कौन सी मिक्स हो रही थी। अमूमी तौर पे अगर कोई इस तरह की गलती होती ना कि फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग में चली गई, ऑपरेटिंग फाइनेंस में चली गई, हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन डायरेक्टर के साथ जो ट्रांजैक्शन है ना, ये ज्यादा रिस्की होती है। आपने शायद कंपनी ला कैप सामने में पढ़ा होगा कि डायरेक्टर के साथ जो ट्रांजैक्शन में डायरेक्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो डिस्क्लोज करे बाकी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और डायरेक्टर्स रिपोर्ट में भी डिस्क्लोज किया जाता है। तो हम एज ऑडिटर इस तरह की ट्रांजैक्शन की अमाउंट स्मॉल भी होना, लेकिन लीगल रिक्वायरमेंट्स होने की वजह से और नेचर क्रिटिकल होने की वजह से क्वांटिटेटिवली स्मॉल भी होना अमाउंट, हम कहते हैं क्वालिटेटिवली ये सिग्निफिकेंट है, और ऐसी ट्रांजैक्शन को नहीं छोड़ते। अब क्या किया, अब मुझे ये बताइए, अब ये क्या एक तरह से फ्रॉड है? कंपनी के पैसों से जाती अखराजात, जाती एसेट्स बना रहे हैं, बिल्कुल फ्रॉड है। ठीक है, अच्छा यहां पे क्या करना चाहिए मुझे ये बताइए ऑडिटर को? क्या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बताना चाहिए? जैसे फर्ज कीजिए अगर ये बैंक का केस होता तो हमें स्टेट बैंक को बताना चाहिए था या कि डायरेक्टर को बताना चाहिए? डायरेक्टर को बताएंगे तो वो तो अलर्ट हो जाएंगे कि भैया हमारा पकड़ा गया फ्रॉड, अब हम इसकी सफाई सुथराई करें, और वो कुछ ना कुछ चाल चलेंगे। क्या इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को नहीं बताना चाहिए? वाले बताना चाहिए। यहां पे वो यही बात बता रहा है कि अगर इस तरह का कोई मैटर आपके सामने आ जाए ना, तो वो चाहे सिग्निफिकेंट क्यों ना हो, चाहे उसको आइडेंटिफाई डिटेक्ट करने में आपकी बड़ी एफर्ट्स क्यों ना लगी हो, आपने क्या करना है उसको फिर की ऑडिट मैटर में इंक्लूड, क्योंकि अगर की ऑडिट मैटर में इंक्लूड कर लेंगे वो पार्टी अलर्ट हो जाएगी, वो इन्वेस्टिगेशन में हर्डल क्रिएट कर सकती है, एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए उसने कहा ए मैटर डिटरमिन्ड टू बी की ऑडिट मैटर इज नॉट इंक्लूडेड, रिपोर्ट में इंक्लूड ना करो। क्यों? इफ लॉ रेगुलेशन प्रिक्लूड्स, पर क्योंकि लॉ रेगुलेशन ने बताया हुआ है कि अगर आपको इन्वेस्टिगेशन में कोई लीगल चीज नजर आए ना तो पहले चुपके से हमें रिपोर्ट कर दें। ये पूरा स्टैंडर्ड है, वो हम पढ़ेंगे, उसमें हमारी कुछ जजमेंट होती है कि कौन कौन फ्रॉड में इन्वॉल्व है। कहते हैं आप उसको की ऑडिट मैटर में इंक्लूड ना, क्यों? क्योंकि अगर की ऑडिट मैटर में इंक्लूड किया, डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करेंगे, सबको पता चल जाएगा, तो क्या करेंगे? प्रिजुडाइज इन्वेस्टिगेशन ऑफ इलीगल एक्ट, वो उस इलीगल एक्ट की इन्वेस्टिगेशन में हर्डल क्रिएट करेंगे, नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बात समझ आ गई? अच्छा, ये आखिरी कंसेप्ट की ऑडिट मैटर का और जो पहला कंसेप्ट था, दोनों में फर्क क्या है? ये एक इंडिविजुअल की ऑडिट मैटर ने रिपोर्ट में आना है कि नहीं, उसकी डिस्कशन कर रहा है, और जो पहले वाला था चले। अब ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया था कि इंपैक्ट ऑन की ऑडिट मैटर, याद है ना? क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन इज बाय नेचर की ऑडिट मैटर, देयरफॉर ए रेफरेंस टू द बेसिस। इसको याद कर लीजिए, आपको केस स्टडी में बार-बार यूज करनी पड़ेगी लाइन। मैंने और किसी लाइन के बारे में इतना बार-बार नहीं बोला आपको, इसके बारे में बोल रहा हूं। कम्युनिकेशन विद दो चाबी गवर्नेंस रिगार्डिंग कैम के बारे में क्या कम्युनिकेट करेंगे? मैटर्स व्हिच ऑडिटर हैड डिटरमाइंड टू बी कैम, ऑडिटर ने जो डिसाइड कर, देखें सिग्निफिकेंट मैटर्स ऑलरेडी डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट कर चुके हैं, लेकिन उनमें से भी जिनको की ऑडिट मैटर डिसाइड किया है वो दोबारा से कम्युनिकेट ना करें। क्योंकि सर ये पहले 10 मैटर कम्युनिकेट किए थे, इनमें से ये 3 की ऑडिट मैटर होंगे हमारे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इवन अगर आपका ये डिसीजन है ना कि इस ऑडिट में कोई भी की ऑडिट मैटर नहीं हो सकता, कि नहीं हो सकता? हो सकता है, तो वो भी कम्युनिकेट करेंगे। ये ना डायरेक्टर इंतजार ही करते रहे कि इस दफा ऑडिटर ने की ऑडिट मैटर की लिस्ट नहीं भिजवाई हमें, ठीक है? अगर ऑडिटर डिटरमिन करता है दैट देयर आर नो की ऑडिट मैटर टू कम्युनिकेट इन ऑडिट रिपोर्ट, वो भी रिपोर्ट में तो कम्युनिकेट नहीं करना, लेकिन डायरेक्टर को ये बात कम्युनिकेट करनी है कि हम इस दफा ऑडिट रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर नहीं डाल रहे। तो ये कब होता है? जब सिंपल ऑपरेशंस होते हैं। कोई प्रॉब्लम? क्लियर जी? अच्छा, ये है अब हमारा मेन टॉपिक। तैयार है? फ्रेश है नई चीज सीखने के लिए? चाहे हो जाए तो मजा आ जाए, इतनी सी बात। भाई टी है कोई भाई? हाँ भाई, इन भाई की पुरजोर फरमाइश पे मेरे लिए एक कप चाय ले आए। ये पहले बोलना था, दुआ मांगते हुए ना अल्फाज का चुनाव एहतियात से किया करें। इसमें सबक ये है, ये ना मंजूर हो जाए बाद में कहे मेरा ये मतलब तो नहीं था। चले जी, कंसिडर हाउ टू ड्राफ्ट। देखिए आप क्या अब इस काबिल है कि आपके सामने कोई सिचुएशन रखी जाए तो आप ये डिसाइड कर लें कि इस सिचुएशन में क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आएगा, या एडवर्स ओपिनियन आएगा, या अनमोडिफाइड आएगा? डिसाइड कर सकते हैं? हाथ उठा के बताइए कौन कौन स्टूडेंट डिसाइड कर सकता है कि अगर उसके सामने डिफरेंट फैक्ट्स रखे जाएं तो वो डिसाइड कर ले इसमें टाइप ऑफ ओपिनियन कौन सा होगा? डिसाइड कर सकते हैं? क्या ड्राफ्ट भी कर सकते हैं? अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर ये ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है? ये समझ ही नहीं आता जब आप बोलते हैं ड्राफ्टिंग इसका मतलब लिखना, सिंपल लिखना, ओपिनियन लिख सकते हैं। अच्छा, ओपिनियन लिखने से मुराद ये नहीं है कि मैं लिख दूं क्वालिफाइड ओपिनियन। सर क्वालिफाइड ओपिनियन की ड्राफ्टिंग क्या होगी? ये QAUALIFID क्वालिफाइड ओपिनियन, ये ड्राफ्टिंग नहीं है, ये डिसाइडिंग टाइप ऑफ ओपिनियन है। ड्राफ्टिंग क्या है? पैराग्राफ में उसको एक्सप्लेन करना। जैसे क्या आपको अनमोडिफाइड ओपिनियन की ड्राफ्टिंग सिखाई मैंने स्टार्ट में कि अनमोडिफाइड ओपिनियन में क्या कुछ आएगा, बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या कुछ आएगा।
आपको याद करने के लिए भी कहा था, याद है? तो वो जो 4 पैरा सेंटेंस होते हैं ना, 4 सेंटेंस, वो है ड्राफ्टिंग। ये 2 लफ्ज ड्राफ्टिंग नहीं है। क्वालिफाइड ओपिनियन, ड्राफ्टिंग क्या है? वो 3-4 सेंटेंस जो क्वालिफाइड ओपिनियन में आते हैं, वो 3-4 सेंटेंस जो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में आते हैं। क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको याद है क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन? क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको याद है? शाबाश, हाथ उठाइए, हाथ उठाए। कोई भी नहीं है। हाइब्रिड क्लास में होगा, हाइब्रिड क्लास में हाथ उठाइए, कितने स्टूडेंट हैं हाइब्रिड क्लास में? एक है, एक फीमेल बस, और दूसरा एक भाई भी है। भाई ने आधा हाथ उठाया, बाकी थोड़ा सा। चले, ये हाइब्रिड क्लास में इन दोनों स्टूडेंट्स को इनाम दीजिए। शाबाश। नहीं सुनने, अच्छा स्केप्टिसिज्म, हाँ ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में क्या स्केप्टिसिज्म? आपने कभी जाके आई की बुक के साथ चेक किया कि सर सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं? yes, नहीं किया ना। ये इन दोनों को, एक फीमेल थी सामने और एक मेल थे। चलिए अच्छा वापिस आ जाए। तो डिसाइडिंग, एक है डिसाइडिंग टाइप ऑफ ओपिनियन, एक है ड्राफ्टिंग टाइप ऑफ। याद रखिए, एग्जाम में दोनों इकट्ठे कभी नहीं पूछता, आज तक तो ना पूछे उसने। इक्का दुक्का क्वेश्चन सीफैप में उसने पूछ लिया, अमूमी तौर पे नहीं पूछता। लेकिन आप डिसाइड करना भी सीख चुके हैं, ड्राफ्ट करना भी सीख चुके। अमूमी तौर पे जो आपसे पूछता है ना, वो पूछता है डिसाइड करना, जो हम सीख चुके हैं। ड्राफ्टिंग पूछता नहीं है। लेकिन फिर भी एहतियातन आपको सिखा रहा हूं कि अगर कहीं ड्राफ्ट करना पड़ जाए तो आपको पता हो। और खास तौर पे अगर कभी वो एरर्स आपसे पूछ ले, अमूमी तौर पे क्या करेगा? ये नहीं कहेगा क्वालिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट करके दो, कहेगा ड्राफ्ट मैं करता हूं, तुम एरर ढूंढो। भाई एरर वही ढूंढ पाएगा ना जिसको सही फॉर्मेट याद होगा। और एरर का फायदा ये होता है कि कम मार्क्स के साथ बड़ा कंसेप्ट टेस्ट हो जाता है। बहरहाल, तो एरर आइडेंटिफाई करने के लिए भी ड्राफ्टिंग पता होनी चाहिए। स्टार्ट करें जी। अच्छा, कह रहा है सबसे पहले ड्राफ्टिंग, ये सुन लीजिए, जब कभी मॉडिफाइड ओपिनियन की ड्राफ्टिंग होगी ना, तो एक नहीं बल्कि 2 पैराग्राफ इफेक्ट होंगे। एक मॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ और बेसिस फॉर मॉडिफाइड। यानी अगर कभी मटेरियल मिस स्टेटमेंट है ना, तो इसकी वजह से एक नहीं 2 पैराग्राफ इफेक्ट होते हैं। क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। अगर कहीं मटेरियल स्कोप लिमिटेशन हो, एक नहीं 2 पैराग्राफ इफेक्ट होते हैं। क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। अगर कभी मिस स्टेटमेंट हो, इफेक्ट परवेसिव हो, एक नहीं 2 पैराग्राफ इफेक्ट होते हैं। एडवर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन। अगर कहीं स्कोप लिमिटेशन हो, इफेक्ट परवेसिव हो, तो एक नहीं 2 पैराग्राफ इफेक्ट होते हैं। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन और बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो पहली चीज जो हम ड्राफ्टिंग सीखने जा रहे हैं आज, वो क्वालिफाइड ओपिनियन के केस में सीखेंगे, एडवर्स ओपिनियन के केस में सीखेंगे, डिस्क्लेमर ओपिनियन के केस में सीखेंगे। किसके केस में नहीं सीखेंगे? अनमॉडिफाइड ओपिनियन के केस में नहीं। क्यों नहीं सीखेंगे? वो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। याद की है कि आपने नहीं की, वो अलग बात है। चैप्टर 1 में नहीं, चैप्टर 4 में, चैप्टर 4 के लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में सीखे हैं। ठीक है जी, हाँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव, भाई ये बात क्लियर। अच्छा, अब सुन लीजिए, जब कभी मॉडिफाइड ओपिनियन होगा, 2 पैराग्राफ इफेक्ट होंगे। एक होगा ओपिनियन पैराग्राफ और एक होगा बेसिस फॉर ओपिनियन। पहले ओपिनियन पैराग्राफ। ओपिनियन पैराग्राफ में एक गुड थिंग है, एक बैड थिंग है। एक गुड थिंग है, एक बैड। पहले ओपिनियन पैराग्राफ के वर्डिंग सुनना है। अनमॉडिफाइड ओपिनियन, देखिए एक होती है फॉर्मल वर्डिंग, वो मैं आपको नहीं बता रहा, वो आप पढ़ेंगे। मैं आपको जो एग्जैक्ट डिफरेंस है ना, वो बता रहा हूं। जैसे उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बजाय वो लिखा होता है कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह वगैरह। वो मैं सारी डिटेल नहीं, मैं सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वर्ड यूज करूंगा। ठीक है। अनमॉडिफाइड ओपिनियन में कहता है सब कुछ ठीक है, यानी इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। एक्चुअली सिर्फ इतने अल्फाज नहीं है, वो पूरा पैराग्राफ है जो आपने याद किया होगा। लेकिन टू दी पॉइंट आपको बता रहा हूं, डिफरेंस, सिर्फ डिफरेंस। अनमॉडिफाइड में इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या होगा? क्वालिफाइड ओपिनियन में मटेरियल मिस स्टेटमेंट होती है ना, या मटेरियल स्कोप लिमिटेशन होती है, तो लिखा जाता है इस मसले के अलावा, इस मसले के अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। यानी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है इन्वेंट्री में, तो क्या लिखा जाएगा? इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर इन्वेंट्रीज। इसको पुराने जमाने में ना एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन भी बोला जाता था, क्वालिफाइड ओपिनियन भी बोला जाता था और एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन भी बोला जाता था। अब सिर्फ इसको क्वालिफाइड ओपिनियन ही बोला जाता है। पुराने जब फर्म में आप जाएंगे ना, तो जो 40-50 साल से बैठे हुए हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो हो सकता है बात बोले कि इसमें एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन दे दो। एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन का मतलब क्या होगा? क्वालिफाइड ओपिनियन। उसे एक्सेप्ट फॉर क्यों कहते हैं? इसकी वर्डिंग में आता है इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इन्वेंटरीज। हाँ, या बात लिखा है एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव। यानी जिस मसले में मटेरियल मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है, जिसे उसके अलावा बाकी सारा कुछ ठीक है। ये क्या होता है? क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड की वर्डिंग क्या होती है? इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ इन्वेंटरी या डेटर्स वगैरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव। एडवर्स ओपिनियन में क्या होता है कि इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल में डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। अच्छा, ये एक्चुअली एक लाइन नहीं होती, वो पूरा एक एक बताता है, कंपनी का नाम बताता है, वो ईयर बताता है, डेट बताता है,
वो सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक का नाम ले, मैं तो सिर्फ टू फर्क सामने रखने के ताकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में हम डूब ना जाए। इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव टू एंड फिर, ये यानी कुछ भी ठीक नहीं है। क्वालिफाइड ओपिनियन और एडवर्स ओपिनियन फर्क क्या है? क्वालिफाइड ओपिनियन में कह रहा था एक मसले के अलावा बाकी सब ठीक, एडवर्स ओपिनियन में क्या कह रहा है? कुछ भी ठीक नहीं है। फर्क समझ रहे हैं? फिर इसके बाद डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन because of significance of matter described in basis for disclaimer of opinion we do not express an opinion। फर्क समझ आया? अच्छा, ये है ओपिनियन पैराग्राफ, मॉडिफाइड ओपिनियन। ये बेसिस फॉर मॉडिफाइड पैराग्राफ ड्राफ्ट करना नहीं सिखाया, ओपिनियन पैराग्राफ सिखाया। इसमें एक गुड न्यूज है, एक बैड न्यूज है। पहले बताइए क्या सुनेंगे? बैड न्यूज। बैड न्यूज सुन लीजिए कि चूंकि ये रिपोर्ट के अंदर सबसे अहम पैराग्राफ है, पूरे ऑडिट की सबसे अहम डॉक्यूमेंट ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर सबसे अहम पैराग्राफ ओपिनियन, इसको आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। अच्छा, ये टाल खाना गुड न्यूज है, चले फिर ऐसे कर लें। अगर बैड न्यूज गुड लगी तो गुड देख लें, पता नहीं गुड फिर बैड ना लगे, से बढ़ गया। ये बात समझ आ गई? अच्छा, ज्यादा नहीं, 3-3 4-4 लाइन का पैराग्राफ है, लेकिन याद एज इट इज करना पड़ेगा ये चीज। अब कौन सी गुड न्यूज? गुड न्यूज ये है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ही मॉडिफाइड ओपिनियन है और इनकी वर्डिंग स्टैंडर्डाइज्ड है। इसका मतलब क्या हो, गौर से सुनिए। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है इन्वेंट्री में, क्वालिफाइड ओपिनियन की वर्डिंग सेम। मटेरियल मिसस्टेटमेंट है डेटर्स में, क्वालिफाइड ओपिनियन की वर्डिंग सेम। यानी एक क्वालिफाइड ओपिनियन याद करेंगे, हर केस में वही फिट होगा। फिक्स एसेट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, क्वालिफाइड ओपिनियन की वर्डिंग सेम। सेल्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, क्वालिफाइड ओपिनियन की वर्डिंग सेम। परचेजेस में मिसस्टेटमेंट है, क्वालिफाइड ओपिनियन की वर्डिंग सेम। क्रेडिटर में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, क्वालिफाइड ओपिनियन की वर्डिंग सेम। और कैश में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, क्वालिफाइड ओपिनियन की वर्डिंग सेम। 3 ही है ना दुनिया में। अच्छा, तो फिर मुझे सोच के बताइए कि अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट डेटर्स में हो, इन्वेंटरी में, फिक्स एसेट में हो, तो क्वालिफाइड ओपिनियन की वर्डिंग सेम है, तो यूजर को कैसे पता चलेगा कि ये मटेरियल मिसस्टेट किस वजह से है? बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन से। किससे? बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन से। क्लियर? अब सुने, ये तो गुड न्यूज हो गई क्वालिफाइड। अब गुड न्यूज सुने एडवर्स ओपिनियन की। ठीक है, मिसस्टेटमेंट परवेसिव हो चाहे डेटर्स में, एडवर्स ओपिनियन की वर्डिंग सेम। मिसस्टेटमेंट परवेसिव हो चाहे इन्वेंट्री में, एडवर्स ओपिनियन की वर्डिंग सेम। मिसस्टेटमेंट परवेसिव हो चाहे फिक्स एसेट्स में है, एडवर्स ओपिनियन की वर्डिंग सेम। यानी मिसस्टेटमेंट किसी भी एरिया में हो, परवेसिव हो, तो एडवर्स ओपिनियन की वर्डिंग सेम। ये बात समझ आई? यानी एक दफा याद करेंगे, हर जगह पे वही फिट हो जाएगी। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, जब परवेसिव मिसस्टेटमेंट डेटर्स में है, इन्वेंट्री में है या फिक्स एसेट्स में है, इफेक्ट सेम है, यूजर को कैसे पता चलेगा? बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन से। अब एक और गुड न्यूज डिस्क्लेमर ओपिनियन की भी सुन लें। स्कोप लिमिटेशन है, इफेक्ट परवेसिव है डेटर्स में, वर्डिंग सेम। स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट परवेसिव है इन्वेंट्री में, वर्डिंग सेम। स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट परवेसिव है फिक्स एसेट्स में, डिस्क्लेमर ऑफ की वर्डिंग सेम। यानी सिर्फ 3 दफा याद करनी है। हर मॉडिफाइड ओपिनियन के केस में, आपको पूरी दुनिया का कोई केस हो, दुनिया में किसी मुल्क में चले जाए, किसी कंपनी की ऑडिट बोर्ड देख लें, क्वालिफाइड ओपिनियन की वर्डिंग हर जगह सेम 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 सेम। एडवर्स ओपिनियन की वर्डिंग हर जगह सेम 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 सेम। डिस्क्लेमर ओपिनियन की वर्डिंग हर जगह सेम सेम सेम। तो पढ़ना ले, एक दफा पढ़ देते हैं कैसी होती है, सेम होती। अच्छा, लेकिन इसका ये कंसेप्ट नहीं है कि क्वालिफाइड ओपिनियन की वर्डिंग एडवर्स ओपिनियन की सेम होगी। इतना सेम नहीं करना। तो सर ने कहा था क्वालिफाइड ओपिनियन की वर्डिंग सेम, बाकी कुछ याद नहीं रहता। एडवर्स ओपिनियन की वर्डिंग सेम, डिस्क्लेमर की वर्डिंग नहीं, इनकी आपस में अलग अलग है। हाँ, अलग अलग है। तो आइए जरा पढ़ते हैं वर्डिंग क्या कह रहा है। सेम सेम। ड्राफ्टिंग ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन कह रहा है, पहले हेडिंग आ गई, कह रहा है क्वालिफाइड ओपिनियन के अंदर 2 पैराग्राफ होते हैं, भूल तो नहीं गए। पहला पैराग्राफ वही जो अनमोडिफाइड ओपिनियन वाला एज इट इज आ जाएगा। ये सुनिए, इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड, यानी उसने ये नहीं लिखा एक्सेप्ट फॉर इन्वेंटरी, हालांकि वो भी लिखा जाता है, लेकिन उसने नीचे रेफर कर दिया। उसने कहा एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ मैटर, जो कि कहां पे है? डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन। रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड, कंपनी का नाम, डेट, ईयर एंड इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कैश फ्लो फॉर द ईयर देन एंडेड इन अकॉर्डेंस विद फ्रेमवर्क भी बताया। ये किस केस में है? इन्वेंट्री इज नॉट स्टेटेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी एंड इफेक्ट इज मटेरियल। यहां पे अगर इन्वेंट्री की बजाय फिक्स एसेट होता। अच्छा, एक सवाल आपसे जजमेंटल पूछता हूं, इतना सेम सेम कर रहे हैं, अभी पता चल जाता है इनसाइड बैठा कि नहीं। मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट मटेरियल है, क्वालिफाइड ओपिनियन। स्कोप लिमिटेशन का इफेक्ट मटेरियल है, क्वालिफाइड ओपिनियन। क्या क्वालिफाइड ओपिनियन दोनों की वर्डिंग सेम होगी या डिफरेंट? बताइए, सोचे 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 सोचे।
क्वालिफाइड ओपिनियन की वर्डिंग सेम होगी, शाबाश, क्योंकि क्वालिफाइड है ना, वो तो हर जगह सेम होगी, बेसिस की डिफरेंट हो। अब जरा पढ़ लेते हैं, ये भी क्वालिफाइड ओपिनियन है। ये कौन सा है? ऑडिटर इज अनएबल टू फिजिकली काउंट द इन्वेंटरी एंड फैक्टर्स मटेरियल, वो मिस स्टेटमेंट थी। स्कोप में यहां पे क्या कह रहा है? वी हैव ऑडिटेड, फिर कह रहा है स्टैंडर्ड वर्ड वही जो पहले रिप्रोड्यूस कर दो। इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ मैटर, सिर्फ पॉसिबल का वर्ड है, वो भी लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन of our report, financial statement given true and fair view of financial PBC limited as a date this date and its financial performance and cash flow for the year in accordance with IFRS फ्रेमवर्क का नाम दिया है। इसके और ऊपर वाले के एक एक लफ्ज को मैच करके मुझे बताएं सेम है कि नहीं सेम। तो इसका मतलब ये हुआ अब है एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन की वर्डिंग सुने। केस क्या है? सब्सिडी इज नॉट कंसोलिडेटेड इफेक्ट इज परवेसिव। भाई सब्सिडी को कंसोलिडेट करना था, अरे कंसोलिडेट नहीं किया तो फिर तो रेवेन्यू में भी कंसोलिडेट होना था, वो भी फिगर गलत, परचेजिंग में भी कंसोलिडेट होना, वो भी फिगर गलत, एक्सपेंसेस में, एसेट्स में, लायबिलिटीज में सब गलत, तो परवेसिव ही होना था इफेक्ट। अब सुनिए एडवर्स ओपिनियन हेडिंग आ गई नीचे, वी हैव ऑडिटेड द रिप्रोड्यूसिंग एलओ। अच्छा एग्जाम में खुदा का खौफ कीजिएगा, खुदा रट्टा बिल्कुल रट्टा नहीं, अन्य बार रट्टा नहीं लगाना। एग्जाम में अगर कहे ना एडवर्स ओपिनियन ड्राफ्ट करो तो ये नहीं लिखना वी हैव ऑडिटेड रिप्रोड्यूस एज, वो कर देते हैं स्टूडेंट, नहीं अच्छा सच में कर देते हैं, मैं इक्का दुक्का कर देते हैं, सेम एज इन एल1। वो उसकी कहां एल1 होगा, वो तुम्हारी बुक में है, आंसर स्क्रिप्ट में थोड़ी है। तो वो ये थोड़ा सारा प्रोड्यूस करना है एग्जाम में। इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर नहीं कह रहा क्या लिखूं? एक्सेप्ट फॉर सेल्स, एक्सेप्ट फॉर परचेजेस, एक्सेप्ट, ये तो सब कुछ छोड़ा हुआ है, एक्सेप्ट फॉर एक्सपेंसेस, एक्सेप्ट फॉर डेटर्स, एक्सेप्ट फॉर क्रेडिटर्स, एक्सेप्ट फॉर इन्वेंटरी, एक्सेप्ट फॉर फिक्स्ड एसेट्स, फाइनेंशियल में गिव टू एंड फेयर व्यू। और बाकी रह क्या ये करना चाहिए कि क्या करना, सीधा लिख दें डू नॉट। कह रहा है इन आवर ओपिनियन बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन ऑफ आवर रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, ये अंडरलाइन करें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव, फिर आगे कंपनी का नाम दे दिया, डेट दे दिया, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैश फ्लो दे दिया, आईएफआरएस दे दिया, ये वो रूटीन वाला है। मैं क्लियर? कोई ऐसी चीज तो नहीं जो समझ ना आ रही हो? सेम डिफरेंट भी आता है, बेसिस भी आता है डिफरेंट, हाँ ये भी सेम ही चल रहा है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ये क्या हो गया? पहले क्या था एडवर्स में, क्या लिखा हुआ था? वी हैव ऑडिटेड, यहां पे लिखा हुआ है वी वर एंगेज्ड टू ऑडिट, बाकी सेम है, ये सेम नहीं, वी वर एंगेज्ड वाले लफ्ज सेम नहीं है। यहां पे वी हैव ऑडिटेड क्यों नहीं लिखा? पहले तीनों में वी हैव ऑडिटेड लिखा है, यहां पे ऑडिट लिखा ही क्योंकि हुआ ही नहीं। स्कोप लिमिटेशन इसी चीज का तो नाम है। ये थोड़ी इधर लिख रहा था वी हैव ऑडिटेड और नीचे लिखता वी है कुछ नहीं किया हमने, वो तो इनकंसिस्टेंसी आ जाती ना। तो ये जो बदला है उसने सही बदला है। Opinion, because of significance of matter described in basis for disclaimer opinion section of our report, we have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide basis for an audit opinion on these financial statements. कह रहा है हमें कोई एविडेंस नहीं मिला, consequently we do not express an opinion on accompanying financial statements. इसलिए हम कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर। इसमें नहीं बताया कि ये फ्रेमवर्क, ये डेट, ये एंड, ये कंपनी, तो किया ही कुछ नहीं, बताएं क्या किया ही कुछ नहीं, बताएं क्या भी समझ आ गई? ये डिफरेंट हो गया, तो होना ही था। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन डिफरेंट है एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन की एग्जांपल चेंज करते जाए एडवर्स ओपिनियन सेम रहेगा। स्कोप लिमिटेशन किस किस एरिया में है, एग्जांपल चेंज करते जाए ओपिनियन सेम रहेगा। अब देखिए जैसे यहां पे उसने कहा आइटनेबल फिजिकली काउंट द इन्वेंटरी एंड टू कंफर्म अकाउंट्स रिसीवेबल, मल्टीपल एरियाज आगे ना, इसलिए उसने प्रवेश। इसकी बजाय अगर वो कहता है सेल्स की इनवॉइसेस नहीं चेक कर पाए और परचेजिंग की भी नहीं चेक कर पाए, ओपिनियन सेम था। ये अल्फाज यही आएंगे, फिर भी फर्क कहां पे पड़ेगा? अच्छा तो मुझे ये बताएं कि आपको ओपिनियन की वर्डिंग के साथ कंफर्टेबल हो गए? क्या आपको समझ आ गई कि इस टाइप ऑफ ओपिनियन में कौन सी वर्डिंग आती है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का याद कर लेंगे? अच्छा अब करना तो पड़ेगा। हाँ अब सुनिए, सिचुएशन के लिहाज से ओपिनियन सेम रहते हैं, बेसिस फॉर ओपिनियन डिफरेंट है। जैसे मिस स्टेटमेंट हो या स्कोप लिमिटेशन, ओपिनियन क्वालिफाइड है, बेसिस में जाके पता चलेगा कि ये मिस स्टेटमेंट है तो क्या है, स्कोप लिमिटेशन तो क्या है। मिस स्टेटमेंट इन्वेंटरी की वजह से है, मटेरियल है, या मिस स्टेटमेंट डेटर की वजह से है, मटेरियल है, ओपिनियन सेम रहेगा। भाई मसला इन्वेंटरी में है कि डेटर्स में है, क्वालिफाइड ओपिनियन किस वजह से दिया जा रहा है, ये कहां जाके पता चलेगा? बेसिस। अब बेसिस में भी एक गुड थिंग है, एक बैड। गुड न्यूज है, एक बैड न्यूज है। पहले क्या बताऊं? बैड न्यूज सुन ले।
बेसिस ऑफ, जैसे क्वालिफाइड ओपिनियन है ना, बेसिस ऑफ ओपिनियन में आपको पता है यहां तो मिस स्टेटमेंट आती है, स्कोप लिमिटेशन। मिस स्टेटमेंट की सैकड़ों रीजंस हो सकती हैं, ऐसे ही है ना। मिस स्टेटमेंट किसी भी केस में, आप इन्वेंट्री बोले, इन्वेंट्री में 10 मिस स्टेटमेंट आपको बता देता हूं। लोअर कॉस्ट एंड सर्वी पे नहीं रिकॉर्ड किया, वैल्यूएशन ठीक नहीं की गई, डिस्क्लोजर ठीक नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल उसकी परचेज प्राइस ठीक रिकॉर्ड नहीं की गई, वगैरह वगैरह, ठीक है, ऑब्सोलीट इन्वेंट्री आइडेंटिफाई नहीं की, वगैरह वगैरह। तो रीजंस बहुत सी हो सकती हैं। क्वालिफाइड ओपिनियन दिया आपने, मिस स्टेटमेंट की रीजंस बहुत, इसीलिए बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सैकड़ों तरह के हो सकते। क्वालिफाइड ओपिनियन हमेशा एक ही वर्डिंग के साथ होगा। बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन की वर्डिंग केस टू केस वेरी करेगी। ये डेटर्स का है तो वर्डिंग कुछ और होगी, क्वालिफाइड ओपिनियन क्रेडिटर के केस में दे रहे हैं वर्डिंग कुछ और होगी, क्वालिफाइड ओपिनियन फिक्स एसेट्स के केस में दे रहे हैं वर्डिंग कुछ और होगी। ये समझ रहे हैं? और होनी भी चाहिए कि जो भी मसला है वो बताना है हमने। तो बैड न्यूज ये है कि इसमें सिचुएशंस बहुत सी पॉसिबल है। क्वालिफाइड ओपिनियन हमेशा एक तरह का होगा, लेकिन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन केस टू केस वेरी करेगा, बहुत सी सिचुएशन पॉसिबल है। एडवर्स ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन हर केस में एक ही तरह का होगा। बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा। एडवर्स ओपिनियन मटेरियल की वजह से दिया जा रहा है, बेसिस में कुछ और लिखा होगा। एडवर्स ओपिनियन डेटर्स की वजह से दिया जा रहा है, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में कुछ और लिखा होगा। एडवर्स ओपिनियन फिक्स एसेट के केस में दिया जा रहा है, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में, तो बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन केस टू केस वेरी करता है। ये बैड न्यूज है। वेरियस पॉसिबिलिटीज, इसका मतलब है दूसरे लफ्ज़ में आपको ये बता रहा हूं, आप मॉडिफाइड ओपिनियन का तो रटा लगा सकते हैं, बेसिस फॉर मॉडिफाइड का रटा नहीं लगा सकते, वो बहुत सी सिचुएशन पॉसिबल है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेम होगा हर केस में वर्डिंग, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन केस टू केस वेरी करेगी। ये है आपके लिए बैड न्यूज। अब गुड न्यूज, गुड न्यूज ये है कि चूंकि बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ओपिनियन ये केस टू केस वेरी करता है, इसलिए स्टैंडर्ड ने इसकी कोई स्टैंडर्डाइज्ड वर्डिंग नहीं प्रेस्क्राइब की। उसने कहा है कि ये रूल सीख लें। क्या कहा है? इस रूल को फॉलो करते हुए जो भी लिखेंगे सही माना जाएगा। समझ रहे हैं? यानी जो भी लिखेंगे सही माना जाएगा, लेकिन उससे पहले भी मैंने कुछ बोला, इन रूल्स को फॉलो करें। समझ रहे हैं? यानी ओपिनियन पैराग्राफ में रटा चलना है और बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ में कंसेप्ट चलना है। अब जरा देखते हैं कंसेप्ट क्या कहता है। कंसेप्ट बहुत आसान कहता है, मॉडिफाइड ओपिनियन तीन तरह, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। ये पता चल गया क्वालिफाइड ओपिनियन की वर्डिंग क्या होगी, ये आपने याद करनी है, याद करनी है, याद करनी है। बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन ये याद नहीं करनी, इसकी टेक्निक सीखनी है। कहता है जब कभी आप सुन लें, टेक्निक सीखने तैयार हो जाए, टेक्निक सीखने के लिए जब कभी आप बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन की ड्राफ्टिंग करने लगे ना, आपने सबसे पहले ये सवाल करना है, ये मिस स्टेटमेंट का केस है कि स्कोप लिमिटेशन, क्योंकि मिस स्टेटमेंट की ड्राफ्टिंग और होगी, स्कोप लिमिटेशन की ड्राफ्टिंग। क्लियर? मिस स्टेटमेंट की ड्राफ्टिंग है तो मिस स्टेटमेंट दो तरह के हो सकते हैं। अमाउंट्स में है तो आपने कोशिश करनी है बेसिस फॉर जो भी ओपिनियन पैराग्राफ है उसमें क्वांटिफिकेशन करें। उसमें क्या करें? क्वांटिफिकेशन। और अगर डिस्क्लोजर में मिस स्टेटमेंट है तो कोशिश करनी है क्वांटिफिकेशन ना करें, बल्कि डिस्क्लोजर को इंक्लूड करने की कोशिश करें इफ पॉसिबल। फिर से सुन लें, जब भी बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ ड्राफ्ट करने लगेंगे, पहले क्या सवाल करना है, क्या ये मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन है? मिस स्टेटमेंट है तो दूसरी चीज क्या देखनी है, अमाउंट की वजह से है कि, अगर अमाउंट की वजह से है तो आपने बताना है किस एरिया में मिस स्टेटमेंट है, क्यों मिस स्टेटमेंट है, और उसकी क्वांटिफिकेशन करनी है। क्या करनी है? क्वांटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे एडजस्टिंग एंट्री पास नहीं करते कि अगर इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करें तो रेवेन्यू इतने से बढ़ जाएगा, डेटर्स इतने से कम हो जाएंगे, प्रॉफिट इतने से बढ़ जाएगा, इक्विटी इतने से बढ़ जाएगा, ऐसे करते हैं ना रेक्टिफाइंग एंट्री। वो समझ लीजिए रेक्टिफाइंग एंट्री आप स्टेटमेंट फॉर्म में बता रहे हैं, ये है क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन मतलब आपने बताना है कि इस मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट किस किस एरिया पे आ रहा है, एसेट्स में क्या इंपैक्ट है, एक्सपेंसेस में क्या इंपैक्ट है, रेवेन्यू में क्या इंपैक्ट है, प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट है, एसेट में क्या इंपैक्ट है, लायबिलिटीज में क्या इंपैक्ट, इक्विटी में। यह है क्वांटिफिकेशन। लेकिन कब करनी है? जब मिस स्टेटमेंट इन अमाउंट्स हो, और जब मिस स्टेटमेंट इन डिस्क्लोजर हो तो फिर बताना डिस्क्लोजर, हाँ बताना मिस स्टेटमेंट क्या है, और फिर क्या करना है, डिस्क्लोजर को इंक्लूड करने की कोशिश करनी है इफ पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल हो। डिस्क्लोजर को ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करना, अगर डिस्क्लोजर गलत है, रॉन्ग डिस्क्लोजर है, नॉन डिस्क्लोजर है, मिस स्टेटमेंट डिस्क्लोजर की वजह से है, तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, अब डिस्क्लोजर अमाउंट में तो नहीं, तो क्वांटिफिकेशन वाला रूल तो नहीं लगाएंगे, तो डिस्क्लोजर को इंक्लूड करने की कोशिश करना है पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल। डिस्क्लोजर कब पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल नहीं होते? जब डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने प्रिपेयर ही ना किया हो, प्रिपेयर किया हो ऑडिटर को प्रोवाइड नहीं किया,
प्रिपेयर किया, ऑडियो को प्रोवाइड भी किया, लेकिन बहुत ज्यादा लेंथी है। इन 3 सिचुएशन में हम उसको इंक्लूड नहीं करते। क्लियर? अच्छा, अब चूंकि कंसेप्ट थोड़ा मजीद आ गया, मैं यहाँ पे रोक रहा हूं, बाकी हम स्टडी करेंगे कल। लेकिन मैं आपको ये पढ़वा के फिर भेजूंगा, अभी नहीं भेज रहा ना। स्कोप लिमिटेशन कल करेंगे, मिस स्टेटमेंट अभी पूरा करके जाएं। ना ना ना, सुन ले ना 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 ना, पहले देख लें कि जो मैंने आपको बताया है वो सही भी है कि नहीं। पहले कह रहा है ड्राफ्टिंग क्वालिफाइड एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, पहले लिखा है स्टेट एट वॉलिडेट, यही लिखा हुआ था। लेकिन डिस्क्लेमर के केस में क्या लिखा था? वीवरिंग। फिर आपने क्वालिफाइड ओपिनियन एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देना, ठीक है। ये वाला काम तो आप कर चुके हैं। अब आ जाए ड्राफ्टिंग बेसिस फॉर क्वालिफाइड एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ठीक है। क्वालिफाइड ओपिनियन एडवर्स ये आप सीख चुके हैं। अब बेसिस क्या कह रहा है? एक्सप्लेन नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन इन सेक्शन। आपने क्या करना है? मिस स्टेटमेंट की नेचर को या स्कोप, जिस वजह से भी प्रॉब्लम है, पहला सवाल क्या करना है? मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन। फिर जो भी हुआ उसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है जी। यहां पे आप देखिए इन केस ऑफ मिस स्टेटमेंट क्या करना है? इफ मिस स्टेटमेंट रिलेट, सिर्फ ये 2 चीजें पढ़ लें, कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि स्कोप लिमिटेशन वाला मैं आपको नहीं करवा रहा आज। मिस स्टेटमेंट या तो मिस स्टेटमेंट रिलेट करेगी अमाउंट से, यानी क्या कर रहा है? पहले देखो बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट करना है। मिस स्टेटमेंट का केस है कि स्कोप लिमिटेशन का? मिस स्टेटमेंट का है तो ड्राफ्टिंग होगी राइट साइड वाले तरीके से, स्कोप लिमिटेशन है तो ड्राफ्टिंग होगी, अच्छा वो मेरा मैं आगे, मिस स्टेटमेंट है तो ड्राफ्टिंग होगी लेफ्ट साइड वाले तरीके से, स्कोप लिमिटेशन ड्राफ्टिंग होगी राइट वाले तरीके से। मिस स्टेटमेंट रिलेट टू अमाउंट है तो ऊपर वाले तरीके से, मिस स्टेटमेंट रिलेट टू डिस्क्लोजर है नीचे वाले तरीके से। कह रहा है मिस स्टेटमेंट रिलेट टू अमाउंट है तो क्या करना है? गौर से सुन ले। इफ मिस, यानी एग्जांपल क्या हुई? अगर इन्वेंटरी को लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे रिकॉर्ड नहीं किया गया तो क्या कहेंगे? ऑडिटर शैल एक्सप्लेन नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट एंड क्वांटिफिकेशन। ऑडिटर शैल एक्सप्लेन नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट एंड क्वांटिफिकेशन। यानी नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट क्या लिखेगा? ऑडिटर लिखेगा मैनेजमेंट हैज नॉट रिकॉर्डेड इन्वेंटरी एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी व्हिच इज अ डिपार्चर ऑफ आईएफआरएस। नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट कैसे एक्सप्लेन करेगा? बोले मैनेजमेंट हैज नॉट रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन, सॉरी हैज नॉट रिकॉर्डेड इन्वेंटरी एट लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी व्हिच इज डिपार्चर ऑफ आईएफआरएस। अगर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की क्या लिखेगा? मैनेजमेंट हैज नॉट रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन व्हिच इज डिपार्चर ऑफ आईएफआरएस। ये हो गया एक्सप्लेन नेचर कि किस एरिया में मसला है, क्या मसला है, किस एरिया में मसला है, क्या मसला है। क्वांटिफिकेशन क्या होगा? डेप्रिसिएशन हैड मैनेजमेंट रिकॉर्डेड, बड़ा सेंटेंस थर्ड वो क्या होता था? अगर मैं ये काम करता तो ये होता। हैड आई स्टडीड द ऑडिट फ्रॉम डे 1 आई वुड हैव इजीली पास्ड ऑडिट। अब तो विद डिफिकल्टी पास ऑडिट करना पड़ा है ना, क्योंकि तीसरे महीने से शुरू किया था। सुने, मैनेजमेंट बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ, कौन सा केस बताऊं? इन्वेंटरी वाला के डेप्रिसिएशन वाला? डेप्रिसिएशन मैनेजमेंट, आप देखिए मैनेजमेंट हैज नॉट रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर एसेट्स एक्वायर्ड इन नवंबर। ये क्या बताया मैंने? नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट। आगे सुने, हैड मैनेजमेंट रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन ऑन दीज आइटम्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव वुड हैव बीन इंक्रीज्ड बाय रुपीज इतने एंड net profit and profit after tax expense and profit after tax would have been decreased by rupees itne and fixed assets and equity would have been decreased by rupees itne and itne respectively। भाई समझ रहे हैं? यानी उसका इफेक्ट जिस इनकम एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी पे आ रहा है उस पे बता दिया। नहीं समझ आई? नहीं फिर से अब कौन सा केस? अच्छा, एग्जाम में अमाउंट वाला पूछेगा इसलिए इसकी एग्जांपल ज्यादा दे रहा हूं। अब आप भी कोशिश करें बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट करने की। किस केस में? लोअर ऑफ कॉस्ट। मैनेजमेंट ने एनआरवी पे इन्वेंटरी को रिकॉर्ड नहीं किया। बताइए क्या शुरू करें? मैनेजमेंट हैज नॉट रिकॉर्डेड इन्वेंटरी एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी व्हिच इज डिपार्चर फ्रॉम आईएफआरएस। अब सोच के आगे, हैड मैनेजमेंट रिकॉर्डेड इन्वेंटरी एट एनआरवी, तरतीब से चलें। Cost of sales would have been increased by rupees itne, tax and profit after tax would have been decreased by rupees itne and itne, and inventory and equity would have been decreased by rupees itne and itne respectively। भाई बात समझ आई? अच्छा, ये भी नहीं पढ़ाता डिस्क्लोजर भी गोली मारे, सिर्फ इसका एक फर्क, क्योंकि ये सबसे अहम है। ये क्या है? सबसे अहम एग्जांपल है। स्कोप लिमिटेशन की एग्जांपल में इतनी अहम नहीं है, केस स्टडी के लिए इसकी भी एग्जांपल इतनी अहम, ये सबसे अहम। तो इसका इजाजत दें अगर आप, और ना दें फिर भी, इसका सिर्फ एक का। और कल मैंने आपसे ना सिर्फ इसी फॉर्मेट का क्वालिफाइड ओपिनियन भी सुनना है और बेसिस फॉर क्वालिफाइड में कल आपसे सुनना है।
कल सुनना है, बाकी नहीं सुनूंगा। क्वालिफाइड, अच्छा ये देख ले क्या उसी स्कूल के मुताबिक है। इन्वेंटरी इज नॉट स्टेटेड एट लोअर कॉस्ट एंड नरवी। क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिक क्वालिफाइड ओपिनियन आगे। Management has not stated the inventory at lower of cost and net realizable value, but has stated them solely at cost, which is a departure from। अल्फाज का थोड़ा सा फर्क है, लेकिन मेरे को टेंशन कोई नहीं। क्यों नहीं टेंशन? इसकी स्टैंडर्डाइज वर्डिंग उन्होंने दी ही नहीं। इसकी ओपिनियन का एक एक लफ्ज फिट होना चाहिए, इसका नहीं। Had management stated the inventory at lower of cost and net realizable value, inventory would have been written down by rupees इतने, cost of sales would have been increased by rupees इतने, and income tax, net income से बड़ा net profit and equity would have been reduced by rupees इतने इतने and इतने। वही तरीका कार, यहां से लेके यहां तक उसने एक्सप्लेन किया मिस स्टेटमेंट को, और यहां से लेके यहां तक। इसका मतलब है बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन मिस स्टेटमेंट की वजह से होना, दो चीजें देनी है बस। कल के लेक्चर का सबसे अहम काम, बाकी कुछ और करके आए ना आए, असाइनमेंट करके आनी है। क्वालिफाइड ओपिनियन और बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन प्लस एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, चार चीजें आपसे सुनूंगा। क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन और बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। और कल जो ना सुना पाया उसको सजा मिलेगी, और जो सुना पाया उसे इनाम है। डन, एग्रीड? चलिए, लेकिन ये काम सैंपल बेस पे होगा, चुन चुन के, ठीक है। ऑडिटर हूं ना, 100% नहीं कर सकता सैंपल बेस पे। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।